चलिए ये बैलेंस करते हैं इसको। अब देखिए बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या कहते हैं कि हम लोग अनुमान लगा लेते हैं। अनुमान मतलब कि हमें अनुमान लगाना होता है कि बैलेंस करने के लिए कहाँ पे कितना कितनी आवश्यकता है और उसके पहले हम कितना लगा सकते हैं। बताया गया कि आपको बैलेंस करने के लिए कभी भी जोड़ना है तो आगे ऐड करना है, पीछे आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए हमें इतना दिमाग चलाना होगा, अपने तरफ से सोचना होगा कि हमें जहाँ पे बैलेंस करना है, दोनों तरफ बराबर करना है, तो कहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे और ये मतलब 5 एग्जाम्पल और अच्छी तरह से देखेंगे तो हमें अच्छी तरह से बैलेंस करना आ जाएगा, ठीक है। इतना हम नोट करते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए सबसे पहले एच, एच यानी हाइड्रोजन। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन एक यहाँ पे दिख रहा है हमें, ठीक है। और कहीं पे है क्या? यहाँ पे। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट दिया हुआ, ब्रैकेट मतलब सभी के लिए है ना। ब्रैकेट दिया हुआ मतलब कि ब्रैकेट के पीछे क्या दिया हुआ? दो। दो मतलब सभी के लिए, ऑक्सीजन के लिए भी दो है और हाइड्रोजन के लिए भी दो है, ठीक है। यहाँ पे से दो हाइड्रोजन और यहाँ पे से क्या, एक हाइड्रोजन। कितना हो गया? 3 हो गया। यहाँ पे भी कितना होना चाहिए था? 3 होना चाहिए, जबकि है कितना? 2 है, ठीक है। तो मतलब हमें पता चलता है कि बैलेंस नहीं है, हमें बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो 3 है, वहां पे 2 है, तो 3 तो हम बराबर नहीं कर सकते, ठीक है। और ज्यादातर ऐसा केस होता है कि हमें विषम संख्या बराबर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो हमें 4 बनाना पड़ेगा और वहां पे भी 4 बनेगा, बिकॉज 2 आगे ऐड कर दीजिए, 2 गुना का 4 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? इसी प्रकार से इधर हमको 4 बनाना पड़ेगा। मतलब कि हमें सिंपल सा समझना है कि विषम संख्या में 3 हो गया, 7 हो गया, ऐसे मतलब ऐड नहीं होता है, ऐसा पर गिना नहीं जाता है आपको। जैसे कि यदि सम संख्या है 4 यानी 3 है तो आप 4 बना दीजिए या तो 6 बना दीजिए, ऐसे आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हाइड्रोजन को फिलहाल हम छोड़ देते हैं। अब आगे चलते हैं, कैसे 4 बनाएंगे नहीं बनाएंगे आगे छोड़ दीजिए। यदि हाँ और कोई नुक्स नहीं मिला और दूसरे को बैलेंस करते समय हमको पता नहीं चला, तब इसको में हम भेज जाएंगे कि हाँ इसको पहले बैलेंस करते हैं। अभी दूसरा को देख लेते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है? 1। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए पहले से 3 था और 2 सभी के लिए, यानी 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 गुना का 6 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन एक पहले का 7 हो गया। तो ऑक्सीजन का हमको मतलब नहीं, मेरा मतलब क्या है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन यहाँ देखेंगे तो ब्रैकेट में 2 है, यानी 2 दोनों के लिए है, ठीक है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है? 1 है। तो हमको पता चल गया कि यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 2 करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल से आगे लगाएंगे, 2 लगा दे, 2 लगा दिए तो कितना हो गया? नाइट्रोजन 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक कोई बात नहीं, यहाँ तक नाइट्रोजन 2 हो गया। चलते आगे, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। अभी हाइड्रोजन को हम नहीं मिलाते, अब आगे देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पहले से 3 और 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 दूना का 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 6 दू 8। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, देख लेते हैं। 3 दूना का 6 ऑक्सीजन यहाँ पे और यहाँ पे 1 है। यदि मैं आगे 2 लगा दूं तो 2 यहाँ से और 3 दूना का 6, 6 दू 8 ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन का तो काम खत्म हो चुका है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कैल्शियम देख लेते हैं। कैल्शियम कितना इधर? कैल्शियम 1, यहाँ पे भी कैल्शियम 1, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बोले थे कि अभी देखिए हाइड्रोजन नहीं बन रहा है तो छोड़ दीजिए। हाइड्रोजन हो सकता है कि हम बैलेंस करेंगे तो आगे अपने आप क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। यहाँ देखिए हाइड्रोजन हमको पता है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, 2 दूना का 4। यहाँ पे देख लेते हैं हाइड्रोजन कितना है? 2 दूना का 4। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक बैलेंस किए तो दूसरा अपने आप बैलेंस हो जाता है। ऐसा होता है कि जैसे देखिए कोई चीज का निर्माण किया जाता है, एक चीज का निर्माण किया जाता है तो दूसरा अपने आप क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ऐसा कई रिएक्शन होता है, ठीक है। तो हमने एक बैलेंस किया, दूसरा अपने आप बैलेंस हो गया। इतना आसान होता है बैलेंसिंग करना। दूसरा भी देखते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पे एन ए मतलब बताए थे कल कि एन ए मतलब अलग अलग नहीं होगा, बिकॉज एक कैपिटल और एक स्मॉल है, ठीक है। यानी एक कैपिटल और एक स्मॉल होता है, दोनों एक साथ होता है। एन ए मतलब सोडियम में पढ़े हैं ना। हाँ, दोनों अलग अलग होगा तो वो सबको अलग पढ़ते हैं, जैसे CO, यानी CO मतलब कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। लेकिन हाँ यदि यहाँ पे भी बात करें तो यहाँ पे एक छोटा O लगा देंगे तो यहाँ पे कोबाल्ट हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, ठीक है। ये सब समझिएगा। यहाँ पे सोडियम 1 है, सोडियम यहाँ पे 2 है, तो पता चल गया पहले ही हमको कितना करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। 2 लगाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 आगे ऐड करेंगे, आगे ही ऐड किया जाएगा ना। तो आगे 2 ऐड किए, सोडियम की संख्या 2 हो गया। अब यहाँ पे सोडियम भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 2, यहाँ से 4, 4 तो 6 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है क्या? 4, यहाँ पे 1। हमको यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा तो 4 तो 6 हो जाएगा ना। तो 2 लगाने के लिए हम 2 लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन यहाँ पे है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, 4 तो 6 हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 6 होना चाहिए, यानी 4 यहाँ पे 1 है तो हमको 6 चाहिए ना। तो 4 और यदि यहाँ पे भी 2 लगा दें तो 2 यहाँ से हो जाएगा, यानी 4 तो 6 ऑक्सीजन का संख्या भी बराबर हो चुका है। अब आगे चलते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है?
दो यहाँ से है, दो यहाँ से, चार है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन दो दूना का चार, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सल्फर देखते हैं, सल्फर एक है, सल्फर एक है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। सल्फर यहाँ पे, सल्फर के आगे पीछे कुछ नहीं लगा यानी एक है, यहाँ पे भी आगे पीछे कुछ नहीं लगा यानी एक सल्फर है, चलेगा। बराबर है दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ रिएक्शन क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। इसी प्रकार से आगे बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखते हैं सोडियम एक, सोडियम यहाँ पे एक है, कोई दिक्कत नहीं, इससे लेना देना ही नहीं है। आगे चलते हैं, क्लोरीन दो ठे है, ये एक है, क्लोरीन यहाँ पे एक है, यहाँ पे क्लोरीन एक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ बराबर है। एजी मतलब सिल्वर, सिल्वर यहाँ पे एक, यहाँ पे सिल्वर एक, कोई दिक्कत नहीं। NO3 तीन गो है यानी नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन तीन गो, ऑक्सीजन तीन गो, ये भी आपका बैलेंस है। इसे बैलेंस करने की तो आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए बी मतलब होता है बेरियम, बेरियम कितना है यहाँ पे एक, यहाँ पे बेरियम कितना है एक, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, क्लोरीन की संख्या दो, यहाँ पे क्लोरीन कितना है एक। अब हमको बैलेंस करने के लिए हमें कितना लगाना पड़ेगा, हमें दो चाहिए तो दो करने के लिए हम आगे दो ऐड कर देंगे, दो लगा दिए तो आगे दो लगा दिए तो सी क्लोरीन में Cl मतलब क्लोरीन हो गया दो मेरे पास, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की भी संख्या क्या हो चुका है, दो हो चुका है। अब हाइड्रोजन यहाँ पे बराबर होना चाहिए, हाइड्रोजन दो तो है, अच्छी तरह से बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, सल्फर यहाँ पे एक, सल्फर यहाँ पे एक, बराबर है, सब बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बैलेंस हो गया रिएक्शन। अब आगे चलते हैं, एक लास्ट रिएक्शन है, ठीक है। Fe मतलब आयरन, आयरन की संख्या यहाँ पे कितना है दो, यहाँ पे कितना है एक, तो हमें दो करने के लिए क्या करेंगे, दो आगे ऐड करेंगे यानी दो हो गया, आयरन की संख्या दो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे तीन, ऑक्सीजन यहाँ पे तीन, कोई दिक्कत नहीं। एल्यूमिनियम दो थे, एल्यूमिनियम दो थे, कैसे बनाएंगे, दो आगे लगा देते हैं, सारा का सारा रिएक्शन बन गया। ये आपका एनसीईआरटी का 5 रिएक्शन हम देख लेते हैं, ताकि रिएक्शन जब भी यदि हाँ पूछा जाता है रिएक्शन तो एग्जाम क्या कहते हैं, किताब से बाहर नहीं पूछा जाता, ठीक है, किताब के अंदर से ही पूछा जाता है। इसी कारण किताब का भी 5 एनसीईआरटी से हमने क्या किया था, एग्जाम्पल लिया था, जो कि बहुत आसान ही होता है, ठीक है। इसके पहले थोड़ा सा भारी रिएक्शन लिए थे, वो बाहर से लिए थे ताकि आप लोग को बनाने आए, ये तो बहुत आसान है, पांचों का पांचों रिएक्शन पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें अनुमान विधि द्वारा हमने क्या किया, संतुलित रासायनिक समीकरण बैलेंस कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, रासायनिक समीकरण तो हो चुका, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार कितना होता है। रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़ लिए, रासायनिक समीकरण भी पढ़ लिए, रासायनिक समीकरण का प्रकार पढ़ चुके हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार होते हैं, पहले इतने उतारिए। चलिए देखते हैं, अब देखिएगा ध्यान से, हम एक रिएक्शन लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ने के लिए बोले, लेकिन हाँ रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात करना है, ठीक है, उसको पढ़ना जरूरी होता है, बिकॉज जैसा ऐसा आपको देखिएगा, ठीक है। हम पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ना, एग्जाम्पल भी उतारना नहीं, सिंपल सा देते हैं, H2 प्लस में O2 मिलकर के बनाता है H2O, इसके बगल में आपको N लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा ध्यान से देखिएगा, यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक्स है ध्यान से देखिएगा, H के बगल में G रहेगा, इसके बगल में G रहेगा, और उसके बगल में रहता है L, और बताते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसके बगल में रहता है S, बताइए ये सब क्या होता है, इसी के बारे में बता रहे हैं। आगे मिलकर बनाता है CaO रिएक्शन के बाद प्लस में CO2, इसके ऊपर ऐसा लिखा हुआ रहेगा, या तो अभी तुरंत बताए, ऐसा जी भी लिखा हुआ रहेगा, जी मतलब होता है गैस, अभी तुरंत बताएंगे, और इसके ब्रैकेट में एस लिखा हुआ रहेगा। मतलब हमें समझना है क्या है कि आपको रिएक्शन में ऐसा दिया हुआ रहेगा, और जब भी रिएक्शन करवाया जाता है ना तो पहले हमें ये देखा जाता है कि आखिर हमने लिया क्या था, अभिकारक में क्या लिए थे, गैस लिए थे या ठोस लिए थे, तो इसको दर्शाने के लिए हमें लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसके सिंबल को लिखना पड़ता है कि आखिर जो हमने पदार्थ लिया था वह ठोस था, गैस था या द्रव था, पहले ये देखा जाता है। तो हमने हाइड्रोजन गैस लिया था, गैस का दो सिंबल होता है, वैसा होता है, और जी भी आप लिख सकते हैं, बताएंगे भी तुरंत, ठीक है। तो ऐसा आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ मिल जाएगा, अब समझ में आता है कि आखिर ये सब होता क्या है,
ये सबको पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने कि क्या कि ठोस आएगा तो ठोस के लिए क्या होता है, द्रव आएगा तो द्रव के लिए क्या होता है, गैस आता है तो गैस के लिए क्या होता है, जलीय विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, ये सब सब जानेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा एस, एस मतलब होता है सॉलिड, सॉलिड मतलब गैस ठोस पदार्थ, सॉलिड मतलब क्या होता है, ठोस पदार्थ। तो जब जानेंगे कि आखिर एस हम दर्शाते क्यों हैं, तो जब यह इसका मतलब होता है कि एस दर्शाए, एस का मतलब होता है ये जो हमने यहाँ दिया था अभिकारक, अभिकारक एक प्रकार का ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ मतलब कि कठोर पदार्थ है। हाँ, इसे अब उष्मा देते हैं तो उष्मा देने के बाद क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में हो जाता है। इसके बाद अगर एस लिखा हुआ है, एस मतलब कि बना भी तो कौन सा पदार्थ बना, ठोस पदार्थ बना। हाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बना वो बाहर निकल गया यानी गैस हो गया, गैस ऊपर निकल जाता है, इसी का ऊपर का सिंबल दर्शाया जाता है। ठीक है, ये सब इंपोर्टेंट पॉइंट होता है। पहले ये सबको हम लोग पहले एग्जांपल के द्वारा समझ लिए, अब हम थोड़ा सा हेडिंग लगाइए इंपोर्टेंट पॉइंट होता है क्या। ठीक है, इसे उदाहरण में हेडिंग क्या रहेगा, इंपोर्टेंट पॉइंट। महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु में क्या देखिएगा ध्यान से ना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया में भाग लिए अभिकारक तथा उत्पाद, उत्पाद के उनके भौतिक अवस्था को भौतिक अवस्था को संकेतों के रूप में दर्शा। इतना बड़ा बात क्या बोल दिया, बस समझना थोड़ा सा इस बात का है कि आखिर देखिए हम रिएक्शन करवाने के पहले समझते हैं कि रिएक्शन करवाने के लिए लेते क्या है, रिएक्शन करवाने के लिए अभिकारक लेते हैं। बातें समझ में आता है क्या? रिएक्शन करवाने के अभिकारक लेते हैं, और अभिकारक क्या लेते हैं, अभिकारक लेने के बाद हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट का निर्माण होता है। थोड़ा सा रुकिएगा, चलिए ये अच्छा। तो क्या बोल रहा है कि किसी भी अभिक्रिया में यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए, भाग लिए मतलब कि जो भाग लेता है उसे हम लोग कहते थे अभिकारक। ठीक है, अभिकारक तथा उत्पाद के भौतिक अवस्था समझना इस बात का है कि हम जो कोई पदार्थ लेते हैं रिएक्शन करवाने के लिए, कोई पदार्थ लिए उसके फलस्वरूप नया पदार्थ लिए, हमें पता होता है कि आखिर जो पदार्थ ले रहे हैं वो ठोस अवस्था में होता है या द्रव अवस्था में होता है या गैस अवस्था में होता है। ये सब तो समझ में आता है ना, ठोस द्रव गैस क्या होता है, क्लास 9 का टॉपिक है। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए हमें कि ठोस द्रव गैस क्या होता है, और आखिर जो हमने पदार्थ लिया उसका क्या अवस्था था और नया पदार्थ बना उसका क्या अवस्था था। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, जो उसका अवस्था होगा उसे हम लोग कहते हैं भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था को लिखना यानी उसको संकेत के रूप में दर्शाना ही हम लोग क्या कहते हैं, उसको इंपोर्टेंट पॉइंट के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं कि आखिर उसको हम लोग दर्शाएंगे क्या, जो हम लोग ले रहे हैं रिएक्टेंट यानी अभिकारक ले रहे हैं तो उसका भौतिक अवस्था क्या होता है, ठोस होता है, द्रव होता है या गैस होता है, उसको देख लेंगे। ठीक है, तो सपोज मान लिया जाए हम लिए यदि कोई पदार्थ लिए, पदार्थ की अवस्था ठोस है, तो ठोस को कैसे दर्शाएंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे ठोस। ठोस को होता है इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, SOLID। ठीक है, इसे संकेत, संकेत मतलब दर्शाने के, ये भौतिक अवस्था दर्शाएगा। ठीक है,
भौतिक अवस्था कुछ भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। मान लिया जाए हमने लिया पदार्थ, उसका अवस्था है ठोस अवस्था, मतलब कि वो ठोस अवस्था में रहता है, तो ठोस अवस्था में रहेगा तो कौन सी अवस्था से हम कैसे दर्शाएंगे, एस द्वारा दर्शाएंगे। मतलब ब्रैकेट में एस आपको लिखा हुआ मिलेगा, एस मिलेगा तो समझना है क्या कि वह एक प्रकार का ठोस पदार्थ है, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरा, द्रव। द्रव क्या होता है, द्रव को बोला जाता है लिक्विड, LIQUID। लिक्विड को दर्शाने के लिए सिंपल सा एल का प्रयोग किया था, जिस तरह से हम लोग एस पहला अक्षर लिए, इसी पे भी पहला अक्षर ले लिया जाता है एल, यानी एल मतलब लिक्विड। इसी प्रकार से आगे चलता है गैस। तीसरा गैस। गैस क्या होता है, गैस को इंग्लिश में बोलते हैं गैस का गैस, ठीक है। तो इसे दर्शाने के लिए सिंपल सा जी का प्रयोग किया जाए। या में प्रयोग करें तो एक और सिंबल होता है जो कि तुरंत बताए थे, ऊपर का चिन्ह लेकर के ऐसे दर्शाया जाता है, यानी दोनों चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या तो ऊपर का चिन्ह लेकर के एरो दर्शाया जाता है, इसका मतलब भी गैस बताता है, और जी मतलब भी क्या बताता है, गैस बताता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चौथा। चौथा था जलीय विलयन। अब जलीय विलयन क्या होता है, नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, बताएंगे जलीय विलयन। अभी सिंपल से थोड़ा सा लिखने का प्रयास कीजिएगा। जलीय विलयन, जलीय विलयन को इंग्लिश बोला जाता है एक्वस ह्यूमस बोला जाता है, एक्वस सॉल्यूशन, AQUEOUS, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसको दर्शाने के लिए सिंपल से हम लोग ए और ब्रैकेट में यहाँ पे पॉइंट देकर के, सॉरी सॉरी, ए लिख, ए और पॉइंट के बाद क्यू दर्शा, ऐसे दर्शाया था एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, यानी जलीय विलयन क्या होता है, तो जलीय विलयन के हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे, थोड़ा सा एग्जांपल भी पढ़ेंगे कि आखिर होता क्या जलीय विलयन, बस अभी थोड़ा समझने के लिए। कभी भी हम लोग अभी कारक में या तो जलीय विलयन ले लिए, या तो हमें पदार्थ के रूप में मिल गया जलीय विलयन, तो उसके ब्रैकेट में ए और क्यू लिखा हुआ रहेगा, मतलब इसे हमें समझ में आता है जो लिए है वह क्या होता है, जलीय विलयन है, ठीक है। इसी प्रकार से दो तीन और सिंबल है, दोनों चीजों को पढ़ करके खत्म करते हैं, ठीक है। अगला, चौथा हो गया, पांचवा तनु विलयन। तनु विलयन कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब ये भी समझ में नहीं आया कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसके बारे में डिफिनेशन पढ़ेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। इसे दर्शाते हैं पहले किससे, DIL, सिंपल सा, इसका थोड़ा सा पार्ट ले DIL, और थोड़ा सा इधर क्या होता है, ऐसा कर लेते हैं, मतलब समझे तो ऐसे ऐसे, मतलब एरो का चिन्ह देते हैं ताकि आगे और है। DIL शॉर्ट लेकर के दर्शाते हैं कि अगर कभी भी ब्रैकेट में DIL मिल गया तो हम समझेंगे वहां पे कौन सा प्रयोग किया गया, तनु विलयन है, एक प्रकार का जो पदार्थ हमने लिया है वह तनु विलयन है, या तो हमें मिला है जो नया पदार्थ उसका अवस्था क्या है, तनु विलयन है। इसी प्रकार से एक और आता है, छठा सांद्र विलयन। सांद्र विलयन को कहता है कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको दर्शाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, सिंपल सा, इसका भी जैसे हमने डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन को दर्शाया, इसी प्रकार से इसका भी प्रयोग किया था, CON ले लिया, CON ऐसे कर दीजिए। मतलब इसका मतलब पता चलता है कि जो हमने लिया वह एक प्रकार का सांद्र विलयन है। सांद्र विलयन क्या होता है, तनु विलयन क्या होता है, जलीय विलयन क्या होता है, सभी का डिफिनेशन जानेंगे, तीनों का डिफिनेशन पढ़ेंगे। लेकिन ये तो समझ में आता है ना, गैस क्या होता है, द्रव क्या होता है, क्या होता है, किसका भी डिफिनेशन लिखवाना पड़ेगा, नहीं ना, ये तो जानते हैं। ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, हाँ। जलीय विलयन नहीं पता है तो जलीय विलयन हम लोग पढ़ेंगे। तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करें तुरंत, पहले इतना छापिए, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए इतना पहले इरेज करते हैं। चलिए, पहला वाला टॉपिक आता है जलीय विलयन। जलीय विलयन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, जलीय, जलीय मतलब जल,
जल और बिलियन, बिलियन तो जानते हैं, बिलियन का डेफिनेशन क्लास 9 में आ गया, यदि याद आ गया तो कोई थोड़ा सा याद आ रहा है तो याद करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, बताते हैं। जलीय विलयन क्या था? विलयन एक प्रकार का क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते थे? विलयन कहते थे। यदि याद आ रही हो तो बातें तो कोई बात नहीं। हाँ, इसी प्रकार से सेम यहाँ पे क्या चलता है? जलीय विलयन, मतलब कि हमें समझना है, विलयन थोड़ा सा समझते हैं विलयन क्या होता है। जैसे कि हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे बीकर लेते हैं, बीकर में पहले क्या लेते हैं? पानी लेते हैं, पानी में हो सकता है हमने चीनी मिला दिया या नमक मिला दिया, चलिए चीनी मिलाते हैं, ठीक है। मिलाने के बाद क्या होता है, हमें जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे कहते हैं विलयन। समझ में आई बात? सब मांगी मिश्रण में यदि याद आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो अभी छोड़ दो, छोड़ दीजिए इसे, कि रिकॉल करने की आवश्यकता नहीं है। यदि याद आ रहा होगा तो अच्छी बात है। समांगी मिश्रण क्या था? समांगी मिश्रण वैसा मिश्रण था जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तो मिले होते, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि दो पदार्थ मिला हुआ है। जैसे कि आप पानी में चीनी घोल दीजिएगा तो आप बाहर से देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर पाइएगा कि पानी में चीनी मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। इसी कारण से यह एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है, और दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अधिक पदार्थ हो सकता है, आप इसमें नमक भी भेज दीजिए, 3 पदार्थ हो गया, सिंपल सी बातें है ना। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें समझना है जलीय विलयन क्या होता है। तो जलीय विलयन की डिफिनेशन बहुत ही आसान है। जल में घुले हुए किसी भी पदार्थ को जलीय विलयन कहा जाता है, जलीय विलयन कहा जाता है, ठीक है। क्या समझना है कि जल में आप कोई भी पदार्थ घोल दीजिएगा तो घोलने के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम लोग जलीय विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल के तौर पे पानी में चीनी का मिलना, और एग्जाम्पल पानी में, यानी पानी प्लस नमक भी कह सकते हैं, पानी प्लस में नींबू का रस इत्यादि। ये सब क्या है? जलीय विलयन। जलीय विलयन मतलब कि जल में घुले हुए किसी भी पदार्थ को हम लोग जलीय विलयन कहते हैं। अब विलयन नाम यहाँ पे पड़ा, यदि पानी में चीनी मिला दिया तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि पानी में चीनी मिला हुआ है, जब तक कि आपको टेस्ट का पता नहीं चलेगा, तब तक कि आप अनुमान नहीं लगा सकते, बाहर से देख के नहीं बता सकते। इसी प्रकार से पानी में नमक मिला दिए तो आप ऐसे आइडेंटिफाई बाहर से देखकर नहीं कर सकते कि पानी में हाँ नमक भी मिला हुआ है, जब तक कि आप इसका स्वाद को नहीं कर लेते। इसी प्रकार से पानी में नींबू मिला हुआ है तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि पानी में नींबू मिला हुआ है, जब तक कि आप इसका भी टेस्ट का पता नहीं करते। तो ऐसे विलयन को हम लोग कहते हैं जलीय विलयन। और जलीय विलयन को दर्शाने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? ब्रैकेट में दिखवाए थे, ए और क्यू, याद रखिएगा। समझ में आई बात है क्या? अब आगे चलते हैं, दूसरा क्या था। यहाँ पे पहला दूसरा दे रहे हैं नाम, ऐसा तो चौथा था, पांचवा और छठा था, ठीक है। तो आप लोग ऐसे मैनेजमेंट कर लीजिएगा। दूसरा होता है तनु विलयन। तनु विलयन क्या होता है? यह भी विलयन का प्रकार होता है, क्लास 9 से सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तनु विलयन को दर्शाने के लिए क्या कहता है? DIN, डाइल्यूट प्रेशर, ठीक है। इसका डिफिनेशन पहले लिखते हैं, इसके बाद समझते हैं आखिर होता क्या। जब किसी विलयन में जब किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा विलेय पदार्थ की मात्रा विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक से काफी कम घुला हुआ होता है, उसे ही तनु विलयन कहते हैं। उसे तनु विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब आगे चलते हैं,
सांद्र विलयन, इसका एग्जाम्पल अभी नहीं समझ रहे बिकॉज तनु और सांद्र को यदि एक बार समझे तो हमें अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आगे चलते हैं सांद्र विलयन। तीसरा होता है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या होता है? सांद्र विलयन को दर्शाने के लिए CON कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते थे। ठीक है, इसमें क्या लिखा जाएगा? वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक से या विलायक पदार्थ की मात्रा से विलायक पदार्थ की मात्रा से ज्यादा प्रतीत होती है, ज्यादा प्रतीत होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। वह तो नहीं लिखा तो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। अब एग्जाम्पल हम समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एक हमने यहाँ पे लिया बीकर, इसमें सबसे पहली बात है तो हम पानी मिलाएं, इसमें मिला हुआ सबसे पहली बात है पानी लेते हैं। अभी अमाउंट मिलेगी कितना पानी लिए, पानी मान लिया जाए हमने लिया 1000 ग्राम ले लेते हैं। वैसे तो ग्राम में लिया नहीं जाता है, ठीक है, लीटर में लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मिलाने के लिए तौर पे लेते हैं कि 1000 ग्राम हमने क्या ले लिया? जल ले लिया। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा भी बिल लेते हैं, दूसरा भी क्या लेते हैं? इसमें भी पानी लेते हैं, इसमें भी पानी मैंने लिया, पानी इसमें लिया 1000 ग्राम, इसमें भी लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि इसमें दो बातें हमारे पास आया, एक बिलियन आया है, बिलियन में विलायक तथा एक विलेय आया हो। ठीक है, देखिए ध्यान से, विलायक और एक आया विलेय और एक बिलियन। सभी को समझने में थोड़ा सा रुकिए। अभी पानी हमने लिया, पानी में मिलाया चीनी, चीनी यहाँ पे सपोजिट लेते हैं हम 50 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे भी इसमें हमने मिलाया चीनी, प्लस में चीनी, चीनी यहाँ पे लिया हमने 500 ग्राम, यानी 500 ग्राम यहाँ पे चीनी ले लिया, यहाँ पे 50 ग्राम लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि विलयन तैयार करना होता है तो एक विलेय तथा एक विलायक की आवश्यकता होती है। क्लास 9 में आप पढ़े कि यदि कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के अंदर घुल जा रहा है तो उसे हम लोग कहते थे विलेय, यानी चीनी यहाँ पे पानी के अंदर घुल जा रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। ठीक है, और जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को अपने अंदर घोल देता था उसे हम लोग कहते थे विलायक, यानी पानी क्या हो गया? विलायक हो गया, और दोनों को मिलाने पर जो तैयार होता है उसे हम लोग कहते थे विलयन। इसी प्रकार से यहाँ पे विलयन की चर्चा किया जा रहा है। वैसा बातें जानते होंगे आप, फिलहाल यहाँ पे नहीं लिखवाया जाएगा क्योंकि चैप्टर में सब नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से समझना है कि हमने 1000 ग्राम में 50 ग्राम चीनी मिलाया, तो आप इसका टेस्ट पता कीजिएगा। तो टेस्ट पता करने के बाद आपको एकदम सा पंचोछर रहेगा, मतलब कि मीठा तो लगेगा लेकिन एकदम थोड़ा सा मीठा लगेगा। ऐसा लगेगा कि इसमें पानी के मतलब कि इसमें विलेय पदार्थ जो चीनी है, चीनी तो मिलाया हुआ है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में मिलाया है, वही लिखवाया हुआ है। जब किसी तब विलयन में, जब किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक से काफी कम मतलब इतना ज्यादा कम होता है कि आपको अनुमान लगेगा इसमें तो लगभग मिला हुआ ही नहीं है। ऐसे विलयन को हम लोग कहते हैं कि पंचोच्छर लग रहा है। पंचोच्छर मतलब कि क्या होता है? इसे पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें मिला हुआ है कि नहीं। लेकिन हाँ, यही 1000 ग्राम पानी में मैंने 500 ग्राम यदि चीनी मिला दिया, ये तो ज्यादा मीठा हो जाएगा। इसका टेस्ट पता करेंगे तो बहुत ज्यादा मीठा लगेगा, यानी आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत ज्यादा मीठा हो गया। मतलब कि यह क्या हो जाएगा? इसे पंचोच्छर कहते हैं, तो इसे कह देंगे गाढ़ा हो चुका है। ठीक है, बहुत ज्यादा मीठा हो चुका है। ठीक है, तीखा हो गया, मतलब ऐसे कह सकते हैं। तो जिसमें हम पता नहीं चलता, इसमें लगता है कि बहुत कम मात्रा घुला हुआ है विलेय पदार्थ का, और इसमें घुला तो कम है लेकिन हाँ पता चलता है, लगता है हमें बाहरी से इसमें ज्यादा मात्रा घुला हुआ है। जैसे देखिए लिखा हुआ वैसा विलयन, विलयन मतलब दोनों से तैयार किया हुआ पदार्थ, तैयार करने के बाद जो नया पदार्थ मिलेगा शरबत, उसी को हम लोग विलयन कह देते हैं। ठीक है, जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा
विलायक पदार्थ की मात्रा से ज्यादा प्रतीत होता है, बिकॉज घुला हुआ नहीं होता। ऐसा आप कभी नहीं कर सकते कि 1000 ग्राम जल में आप 1100 ग्राम चीनी घोल सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी घोला जाता है तो विलायक की मात्रा हमेशा ज्यादा होता है विलेय पदार्थ से, मतलब कि समझने वाली बात है, पानी हमेशा ज्यादा होगा तब जाकर के चीनी घुलेगा, ठीक है। तो अब समझना है कि इसमें 50 ग्राम घोले, सेम पानी का मात्रा उतना ही, पानी का मात्रा उतना ही है, लेकिन इतना घोले। अब दोनों का यदि हम चखना मतलब कि स्वाद का पता करें तो इसमें पंचोछा लगेगा, एकदम पता ही नहीं चलेगा घुला हुआ। तो ऐसे व्यंजन को प्रतीत होता है नहीं घुला हुआ, तो वैसे वो कहते हैं लोग तनु विलेय, तनु विलेय, जिसे हम लोग दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया है, डाइल्यूट, ठीक है, मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन। और इसमें लगेगा कि 500 ग्राम चीनी नहीं, बहुत ज्यादा, 1 आध केजी, मतलब बहुत ज्यादा चीनी मिला दिया गया है, ठीक है, ऐसा प्रतीत होगा। वैसे विलेय को हम लोग कहते हैं सांद्र, सांद्र विलेय, ठीक है। अब इसे दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है CON, ठीक है, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। तो दोनों में समझ में आया होगा, तनु विलेय क्या था, सांद्र विलेय क्या था, तो दोनों हमने एक बार में पढ़ लिया। अब ये जलीय विलेय तो समझ में आ गया होगा, किसी भी जल में मिले हुए पदार्थ को जलीय विलेय कहते हैं। यहाँ तक आशा करते हैं कि कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपना टॉपिक पे कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। हमें पता है कि बिका वजह इसको खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर ये बात पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पहले इतना आप उतारिए, आगे चलते हैं। चलिए उतार लिए होंगे, आशा करते हैं। हाँ, जो बातें समझ में नहीं आया वो आप लोग पूछ सकते हैं सवाल, सिंपल सी बात है, ठीक है, कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ, आज के लिए फिलहाल इतना ही छोड़ते हैं, बिकॉज ज्यादा समय हो जाएगा और ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पाएंगे फिलहाल इसी कारण, ठीक है। तो आज इतना ही वीडियो रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार होते हैं, उसका रासायनिक अभिक्रिया का 5 प्रकार होता है। पांचों प्रकार को पढ़ लेंगे तो आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। उसे खत्म करने में लगभग 2 दिन का समय लगेगा, यानी 2 लेक्चर इसके बाद और पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।